Morning students, I am Rajveer Singh from KBVMIC, Mangupura, Muradabad. Today I am here with you for the next chapter in Transformation English Grammar, Active and Passive Voice. आज हम बच्चों यहाँ पर एक्टिव पैसिव का स्टडी करेंगे कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। यूँ तो एक्टिव पैसिव हमने 8th क्लास में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े हैं और 10th में भी। अब हम अगर 11th में आए तब भी हमारे पास एक्टिव पैसिव का चैप्टर है और अगली इंटरमीडिएट क्लास में भी हम एक्टिव पैसिव को स्टडी करते हैं। बस इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या हो गया, अब ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अब जो एक्टिव पैसिव आते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। 9th और 10th में इनका सेपरेट चैप्टर होता है, लेकिन इंटरमीडिएट में 11th और 12th में एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी हमने पिछली कई वीडियो में कर लिया है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी किसी वाक्य के अर्थ को ना बदलकर उसकी रूप को बदलना, यानी टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यही हम बार बार आपको बताया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज हम इस तरह से एक्टिव का पैसिव बनाएंगे कि उसका सेंस वही रहे। उससे पहले बता दूं कि एक्टिव मीन्स क्या होता है और पैसिव माने क्या होता है। वैसे तो हम सोचते हैं कि एक्टिव माने सक्रिय, लेकिन ग्रामर में जो एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं उसका क्या सेंस है। तो यानी कि कर्ता कर्म वाच्य, यानी वॉइस माने क्या होता है बच्चों, वाच्य, और कर्म किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट को, और कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव का मतलब हुआ कर्तावाच्य। इसमें जो होता है एक्टिव में कर्ता प्रधान होता है, यानी क्रिया के द्वारा कर्ता को महत्व दिया जाता है। यानी एक्टिव में जो कार्य किया जाता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है, यानी क्रिया जो होती है वो कर्ता को, यानी वर्ब गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट। बट इन पैसिव वॉइस, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा। इज इट क्लियर। बट इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट इज गिवन इम्पोर्टेंस बाय द वर्ब। तो यानी एक्टिव में कर्ता काम करने वाला होता है और जो पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि एक्टिव पैसिव का मीन्स क्या है, तो हम उसे बता सकते हैं कर्ता एवं कर्म वाच्य। अर्थात एक्टिव में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव में कर्म प्रधान होता है। इज दैट क्लियर। तो अब जो एक्टिव से पैसिव का चैप्टर है वो हमारे पास जो इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उन तीनों टेंसों के 4 पार्ट्स होते हैं। यानी कि ईच टेंस हैज़ 4 पार्ट्स। जैसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट इन चारों जो पार्ट हैं इनमें भी हम एक का पैसिव नहीं बनाते हैं। वो किन किन का नहीं बनाते, यानी टोटल हुए 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी भी तरह से हम देखें तो एक टेंस के 4 पार्ट हुए, लेकिन उन 4 पार्टों में 4 ही प्रेजेंट के हुए, 4 ही पास्ट के हुए और 4 ही फ्यूचर के। लेकिन पैसिव वाइज जो बनता है वो केवल 8 टेंसों का बनता है। ठीक है, 4 का पैसिव नहीं बनता, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। इज दैट क्लियर। तो टेंसों में हम 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे। आज मैं केवल आपको प्रेजेंट टेंस का ही एक्टिव से पैसिव बनाना बताऊंगा। अगले टर्न पर हम प्रेजेंट के अदर पार्ट्स को स्टडी करेंगे, या और हो सकता है कि पास्ट के अदर पार्ट्स को स्टडी करें, इम्परेटिव सेंटेंस को स्टडी करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज हमारा जो टर्न है एक्टिव पैसिव में वो क्या है बच्चों, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आज हम कौन से टेंस की स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि आज का हमारा जो पहला टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी किसी भी टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, पैसिव में, तो हमें सबसे पहले उस टेंस की इंग्लिश में पहचान आनी चाहिए, तभी हम एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश में क्या पहचान है, मैंने यहाँ पर शॉर्टली लिख दी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या ईएस आता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यानी अगर आपसे कोई पूछे
कि एक्टिव वॉइस में आप पहचानिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो आप बता देंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है, डू या डज आता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले इतने सारे 8 टेंस हैं, तो इन 8 टेंसों में हमें अलग अलग डिफरेंस करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक अ डिफरेंस अमंग ऑल द सेंटेंसेस। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने सी सिंग्स ए सॉन्ग। आप देखिए बोर्ड पर सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहाँ पर पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो या फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है। लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है। इज दैट क्लियर? तो मैंने जैसे आपको पहचान बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस दिया होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी सिंग्स ए सॉन्ग। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या बच्चों, सी है, ठीक। मेन वर्ब हमारी क्या है, यानी जो वर्ब है वो क्या है, सिंग्स है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए सॉन्ग। क्लियर? तो इसमें सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। तो इसमें कौन गाती है गीत, वह है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हुआ सी। इज दैट क्लियर? क्या करती है वो, गाती है। तो इसमें गाना क्या हो गया, हमारी क्रिया हो गई। क्या गाती है, ए सॉन्ग, तो इसलिए सॉन्ग क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो हमने इसमें पार्ट कर लिया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अब बनाने का तरीका, जो हमारे बनाने का रूल होगा, मैं उस रूल का स्ट्रक्चर आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बच्चों सेंटेंस को जहाँ पैसिव में बनाएंगे तो क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा सेंटेंस में, उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं एज ए सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर? ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे। फिर जिस टेंस में वो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होंगी पैसिव वॉइस में इज, एम, आर। उसके बाद हम लिखते हैं जो मेन वर्ब होती है, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसमें पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। फिर हम लिखते हैं अदर्स। अदर्स मतलब जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं उसको हम लिख देंगे। आफ्टर दैट फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बाय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाय का। आफ्टर दैट फिर हम लिखते हैं बच्चों सब्जेक्ट। फिर क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ये आपका यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। किसी भी एक्टिव से पैसिव जब हम बनाएंगे तो उस टेंस में इसी रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट इस टेंस में, ए सॉन्ग। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सॉन्ग को सब्जेक्ट बना दिया, ए सॉन्ग। क्लियर? अब यहाँ पर हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगती हैं इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई है तो एम लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ए सॉन्ग, अब सॉन्ग तो सिंगुलर है बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज। ए सॉन्ग इज। अब थर्ड फॉर्म बताइए सिंग की क्या होती है, संग। ए सॉन्ग इज संग बाय। सब्जेक्ट क्या था यहाँ, सी। अब मैंने क्या बताया था कि इधर आकर हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ये देखिए यहाँ पर सी का हर हो गया, यानी अ सॉन्ग इज संग, SUNG, संग बाय हर। क्लियर? एक गीत उसके द्वारा गाया गया है या गाया जाता है। तो ये आपका पैसिव वॉइस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। क्लियर? नेक्स्ट इसका निगेटिव में हम चलते हैं एक सेंटेंस। देखिए, यानी कि यू डू नॉट, यू कैन सी यू डू नॉट कॉल, यू डू नॉट कॉल मी। ठीक, यू डू नॉट कॉल मी, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू कैन सी डू लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डू कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहचान हो गई आपको कि डू आया, सर ने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू आता है, डज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डू आया। अब व्हाट इज अवर ऑब्जेक्ट, क्या है बच्चों, मी। तो मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई।
ये मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। मान लो सब्जेक्ट आई है, तो पैसिव वाइज में आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। और अगर मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ऐसे सी है तो सी का हर, और हर का सब्जेक्ट होगा सी। ऐसी यू है तो यू का यू ही रहता है। दे है तो दैम हो जाएगा, और दैम का क्या हो जाएगा, दे। सी का हर हो जाएगा और हर का सी। इसी तरह से ही का हिम और हिम का ही। इट का इट ही रहता है, और किसी का नाम हो तो नाम का नाम ही रहता है। कोई पर्सन हो, बॉय हो, गर्ल हो, कोई वस्तु यानी थिंग हो, चेयर हो, पेन हो, तो देयर विल बी नो चेंज इन देयर कंडीशन। वो एज इट वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्लियर। लेकिन जैसे प्रोनाउन होते हैं, आई का मी, सी का हर, ही का हिम, बी का अस, यू का यू, दे का देम, और इट का इट। ये ऐसे के वैसे इनको चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मी के अनुसार आई कर दिया। क्लियर। अब डू का हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम। अब नॉट ऐसे ही रहेगा, आई एम नॉट। कॉल की थर्ड फॉर्म आप जानते होंगे, कॉल्ड। आई एम नॉट कॉल्ड। अब यहाँ पे हमने डमी बाय का यूज किया, और फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया यू। इधर क्लियर, यू का यू रहता है, तो हमारा पैसिव वाइज बना आई एम नॉट कॉल्ड बाय यू। क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। हमारा इंटरोगेटिव, मान लीजिए निगेटिव में नेवर आता कि यू नेवर टेल अ लाई, तो नेवर का जहां नॉट का प्रयोग होता है उसी जगह पर नेवर का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब हमारा इंटरोगेटिव में फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरोगेटिव, यू कैन सी डज मैंने ये लिख दिया, डज सीता कुक द फूड। बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है, डज सीता कुक द फूड। क्या सीता खाना बनाती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे पता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पर डज लिखा हुआ है, डज आया है, इसलिए पता चला कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बनाने का नियम, अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। तो यहाँ पर डज है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या बच्चों यहाँ पर, द फूड। तो फूड सिंगुलर है, तो इसलिए डज का यहीं पर क्या हो जाएगा, इज। क्लियर। इज आ गया। अब ऑब्जेक्ट लिखिए आप, द क्या आएगा, द फूड, द इज द फूड। अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। यू कैन सी, यानी कि इज द फूड कुक्ड अब बाय सीता। क्लियर। यहाँ पर मैंने बना दिया है, और अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी इज द फूड कुक्ड बाय सीता। अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉट आया होता, डज सीता नॉट कुक द फूड, तो जहाँ नॉट, नेवर, ऑलवेज होते हैं वहीं पर सब्जेक्ट के बाद उनको यूज करते हैं। अगर मान लो किसी में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, यहाँ पर आ गया व्हाई डू यू नॉट, why do you not give me a pen, why do you not give me a pen, तुम मुझे कलम क्यों नहीं देते हो। क्लियर। देखिए यहाँ पर डू आया, इससे पता चला कि इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें नॉट भी आया हुआ है तो ये नेगेटिव टेंस हो गया। अब इसमें बच्चों दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, आई। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके भी टू काइंड होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन होते हैं वो फर्स्ट, यानी कि उनको कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी है, इनडायरेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट है, हर इनडायरेक्ट है, यू इनडायरेक्ट है, देम इनडायरेक्ट है, ठीक है, अस इनडायरेक्ट है। लेकिन जो वस्तु होती है, थिंग्स होते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर देखो, हियर आर टू ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, अर्थात अगर किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट दिए हों, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी, तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। अर्थात जैसे इसमें दिया हुआ है मी, तो हम इसी का प्रयोग पहले करेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ, आई। तो पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वाई। अगर किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे भाई आ गया, तो यहाँ पर मैंने भाई का भाई ही लिख दिया है। फिर अब डू को मुझे चेंज करना है, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, एम, वाई एम आई। अब क्या आएगा नेक्स्ट, नॉट, यहाँ पर दिया हुआ था वाई एम आई नॉट। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। अब अदर ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ए पेन, ठीक है। अब क्या आएगा सब्जेक्ट के रूप में, वाई यू, यू कैन सी।
अब हमारा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना। मैंने क्या बताया कि अगर कोई सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या था, वाई, तो पैसिव वॉइस में उस क्वेश्चन वर्ड को वैसा का वैसे ही लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे इजएमआर में सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट आता है तो नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको ए पेन से बनाते तो ये बन जाता वाई इज द पेन नॉट गिवन टू मी बाय यू। अगर आप बाद वाले ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो उसमें फिर हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन आप एक ही कंडीशन को लर्न कर लीजिए जो मैंने आपको बताई। अगर मान लो कहीं पे हु वाला सेंटेंस आ जाता है, यहाँ पर मैं फिफ्थ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ लास्ट में, देखिए हु से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, हु टीचिस यू, इसको आप देखें, हु टीचिस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? आप होते क्लास में तो आप कहते सर पढ़ाते हैं, है ना। मैं जब भी क्वेश्चन कराता हूँ कि हु टीचिस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाते हो, तो आप एकदम से बच्चा कहता है सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सर का मतलब मैं ही नहीं, कोई भी पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर हु टीचिस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन है, नॉट मी, ठीक। अब देखिए हु से शुरू हुआ। अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसका जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु का हम शुरू में ही क्या कर देते हैं, बाय हुम, स्टार्टिंग में ही इन द बिगिनिंग हु का हम कर देते हैं बच्चों बाय हुम। ये देखिए यहाँ पर हु का मैंने शुरू में ही बाय हुम कर दिया, इसे याद कर लीजिए। कुछ बच्चों को याद भी होगा कि हु का बाय हुम हो जाता है। किसी भी 8 के 8 टेंसों का पैसिव वॉइस आप बनाएंगे और उसमें अगर हु आता है तो हु को हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया बाय हुम। क्लियर? अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो यू है और एक इंग्लिश है। लेकिन अभी मैंने बताया था कि जो पहले आता है, कहावत भी कि पहले आओ पहले पाओ, कम फर्स्ट गेट फर्स्ट। इज दैट क्लियर? तो पहले इसमें क्या है, हमारा यू आया, तो यू ऑब्जेक्ट है, तो इस यू के अनुसार मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं, आर। बाय हुम आर यू, ठीक। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT, ठीक है। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। अब ये अदर सब ऑब्जेक्ट आपका आ गया, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो अब हमारा हुआ हु वाले टेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शुरू में ही बाय हुम, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए मैंने यू के अनुसार यहाँ पे आर लगाया हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारा सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यू काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म टीच की टॉट, और फिर अदर हमारा आ गया इंग्लिश। क्लियर? अगर मान लो इसमें आता है 6 नंबर पे हुम से ही सेंटेंस शुरू हो जाए, बस एक सेंटेंस और मैं पढ़ाऊंगा फिर आप होमवर्क में करना। हुम डू यू कॉल, देखिए सेकंड लास्ट है, हुम डू यू कॉल, तुम किसे बुलाते हो, हुम डू यू कॉल। अब देखो ये तो हुम से ही शुरू हो गया। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हुम तो आया, ये बाय हुम लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हुम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। हुम डू यू कॉल, तुम्हें कौन बुलाता है, तो सब्जेक्ट यानी तुम, हुम डू यू कॉल का मतलब क्या हुआ, तुम्हें, यानी कि तुम किसको बुलाते हो, हुम डू यू कॉल। तो यहाँ पर क्या था, हुम माने किसे और यू माने तुम, यानी तुम किसे बुलाते हो, हुम डू यू कॉल। क्लियर हो गया? तो इसमें हमारा जो हुम है, क्या मैंने बताया कि कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि हुम तो आया ही है, बाय हुम लगा दो, लेकिन बाय हुम नहीं होता, बाय हुम केवल हु का ही होता है। हुम आएगा तो हुम अपने आप में ही एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। तो यहाँ पर मैं देखिए हुम का हुम ऐसे लिख रहा हूँ, हुम। अब हुम एक वचन है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, हुम इज। और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, कॉल्ड, हुम इज कॉल्ड बाय यू। क्लियर? हुम इज कॉल्ड बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा किसको बुलाया जाता है। क्लियर? तो हुम आता है ऐसी वॉट में, लास्ट है सेंटेंस वॉट। आप कह रहे होंगे सर अभी तो इसे लास्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा ये बता दूं, वॉट डज सीता, वॉट डज सीता ईट नाउ, अब सीता क्या खाती है, ठीक है। वॉट डज सीता ईट नाउ, यू कैन सी, ये किससे शुरू हुआ, वॉट से, क्वेश्चन वर्ड इसमें वॉट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी इसमें क्या होता है, वॉट। यानी मैं बता दूं विच, वॉट और हुम, इन तीनों में खुद ही ऑब्जेक्ट होते हैं। वॉट खुद ऑब्जेक्ट है, हुम खुद ऑब्जेक्ट है, और विच शर्ट ऐसे आता है, विच शर्ट डू यू वांट टू बाय, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, विच शर्ट।
तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट व्हाट का व्हाट ही रहा, तो व्हाट सिंगुलर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे व्हाट का ऑब्जेक्ट व्हाट ही होता है, सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डज का क्या हो जाएगा, इज। व्हाट इज, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। व्हाट इज ईटन, अदर वर्ड में क्या है यहाँ पर, नाउ। व्हाट इज ईटन नाउ बाय, अब सब्जेक्ट क्या था हमारा, सीता। ये बच्चों से बनता नहीं है, फिर मैंने बता दिया, व्हाट इज ईटन नाउ बाय सीता। ऐसे मान लो कहीं पे नो शब्द आता है, नो, एक वर्ड ऐसा भी होता है, मुझे याद आ गया अभी, मैं तो लास्ट कर रहा था कि कहीं पर KNOW नो आ जाता है, तो उसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाते हैं तो उसमें बाय का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ये रह गया था, मैं बता दे रहा हूँ, यानी सी नोज मी, सी नोज मी, वह मुझे जानती है, सी नोज मी। तो आप इस पुराने नियम के अनुसार ही चलेंगे, जैसे मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, क्लियर। और आई के साथ क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब एम, ठीक, आई एम। अब नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन होती है, आई एम नोन, क्लियर। तो आई एम नोन। अब यहाँ पे देखो हम क्या लगा रहे थे, बाय का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर बाय का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नो एक ऐसी क्रिया है KNOW कि जब वो थर्ड फॉर्म में आती है तो हम उसके साथ बाय का यूज नहीं करते, बल्कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। नो वर्ड के साथ जब नो का आता है नोन, तो हम बाय का यूज नहीं करते बल्कि टू का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आई एम नोन टू, ठीक। सी का ऑब्जेक्ट बता दीजिए क्या हो जाएगा, हर। आई एम नोन टू हर, इज दैट क्लियर। तो नो के साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते बल्कि टू का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा सी नोज मी, तो आई एम नोन टू हर, क्लियर। अब जितने भी हमारे एक्टिव से पैसिव बनेंगे 8 टेंसों के, वो सबका स्ट्रक्चर यही रहता है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेंगी। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कल भेजूंगा, पहले आप वीडियोस को देखना, स्टडी करना, उसको पढ़ना। अगले टर्न पर हम इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। थैंक यू।